नमस्कार। कभी सोचा है कि हम मतलब इंसान आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए, हमारी कहानी कोई 1000 या लाख साल पुरानी नहीं है। नहीं, ये तो करीब करीब 4 अरब साल पुरानी है। ये कहानी है जिंदगी की, जिसने अनगिनत अनगिनत रूप बदले और आज हमें इस शक्ल में बनाया। और इस पूरी शानदार कहानी का नाम है विकास। पर एक सवाल है जो हमेशा हमेशा पूछा जाता है, और ये सवाल ना विकास को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन भी पैदा करता है। सवाल ये है कि अगर हम इंसान बंदरों से आए हैं, तो भाई आज भी बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला क्यों हैं? वो सब के सब इंसान क्यों नहीं बन गए? है ना, आता है ना ये सवाल दिमाग में। तो चलिए, इसी सबसे बड़ी गलतफहमी की जड़ तक चलते हैं। असल में बात यह है कि ये सवाल ही एक गलत अजम्पशन, एक गलत धारणा पर टिका हुआ है। क्योंकि जानते हैं, विकास का सिद्धांत कभी कहता ही नहीं कि बंदर इंसान बन गए। असल में बात यह है, विकास का सिद्धांत ये कहता है कि हम इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला और बंदर, हम सबका एक कॉमन पूर्वज था, एक कॉमन एंसेस्टर, जो आज जिंदा नहीं है। तो विकास को ना एक सीढ़ी की तरह मत सोचिए, बल्कि एक विशाल पेड़ की तरह सोचिए। जरा इस जीवन के पेड़ को इमेजिन कीजिए। एक मोटा तना है जो जिंदगी की शुरुआत है। फिर समय के साथ उससे अलग अलग शाखाएं निकलती हैं और फिर उन शाखाओं से और भी छोटी छोटी शाखाएं फूटती हैं। आज दुनिया में जितनी भी प्रजातियां जिंदा हैं ना, वो सब इन शाखाओं के सिरों पर, मतलब टिप्स पर बैठी हैं। तो हम इंसान और बंदर, हम एक ही बड़ी डाली की दो अलग अलग टहनियों पर हैं, बिल्कुल कजिन्स की तरह। हम उनके वंशज नहीं हैं, हम रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो फिर ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसका जवाब हमें मिला साल 1859 में, जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी ऐतिहासिक किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी। और इसी में उन्होंने दुनिया को बताया प्राकृतिक चयन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के बारे में। देखिए, ये प्रक्रिया असल में काफ़ी सिंपल है। होता क्या है कि जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जीन्स में छोटे मोटे रैंडम बदलाव या म्यूटेशंस होते हैं। इसी से विविधता यानी वैरायटी आती है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक भूरे रंग के मेंढक का एक बच्चा हरे रंग का पैदा हो गया। अब जंगल में जाहिर है हरा मेंढक पत्तों में आसानी से छिप सकता है, तो जब कोई शिकारी आएगा वो भूरे मेंढकों को तो पकड़ लेगा पर हरे वाले को शायद देख ही ना पाए। तो हरा वाला बच गया और उसके बच्चे भी हरे रंग के हुए। बस यही है नेचुरल सिलेक्शन। और यहीं पर वो मशहूर जुमला आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पर इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। फिटेस्ट का मतलब सबसे ताकतवर या सबसे मजबूत होना बिल्कुल नहीं है। डार्विन के हिसाब से फिट वो है जो अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में सबसे बेहतर फिट होता है। जैसे डायनासोर के ज़माने में विशाल होना एक फ़ायदा था, लेकिन जब खाना कम हुआ तो छोटा होना एक फ़ायदा बन गया। समझे? तो नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक म्यूटेशन, ये तो विकास के इंजन के सिर्फ 2 हिस्से हैं। असल में 4 बड़ी ताकतें हैं जो मिलकर जिंदगी को ये रूप देती हैं। पहली 2 तो हम समझ गए, चलिए अब बाकी 2 को भी जानते हैं। तीसरी ताकत है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसे हम कह सकते हैं किस्मत का खेल या चांद से होने वाला विकास। इसमें एक होता है बॉटलनेक इफेक्ट। सोचिए कोई बड़ी तबाही आई और एक प्रजाति के ज्यादातर सदस्य मारे गए। अब जो मुट्ठी भर बच्चे हैं, आगे की पूरी पीढ़ी उन्हीं के जीन्स पर चलेगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उत्तरी अमेरिकी बाइसन के साथ हुआ था। और दूसरा है फाउंडर इफेक्ट, जब एक छोटा सा ग्रुप अपनी मेन आबादी से अलग हो जाता है और कहीं और बच जाता है, जैसे अमेरिका का आमिश समुदाय, जिनके पूर्वज सिर्फ 200 लोग थे। और चौथी ताकत है जीन फ्लो। ये बहुत सीधा है। ये तब होता है जब एक आबादी के कुछ सदस्य दूसरी आबादी में चले जाते हैं और वहां जाकर बच्चे पैदा करते हैं। इससे क्या होता है, दोनों आबादी के जीन्स आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि जब कीटनाशकों से बचने वाला एक जीन मच्छर की एक प्रजाति से दूसरी में फैल गया। तो अब हम इन 4 ताकतों को समझ चुके हैं। तो चलिए अब समय में एक बहुत तेज रफ्तार से सफर करते हैं और देखते हैं कि इन ताकतों ने हमारी पृथ्वी पर जिंदगी को कैसे बदला है। हमारा सफर शुरू होता है करीब 3.8 अरब साल पहले, जब लूका यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो हम सबका मतलब हर जीवित चीज का पूर्वज था, एक सिंगल सेल जीव के रूप में पैदा हुआ। फिर एक जबरदस्त मोड़ आया 2.2 अरब साल पहले, जब साइनोबैक्टीरिया ने हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भर दी। समय और आगे बढ़ा और 555 मिलियन साल पहले दुनिया में पहले 2 तरफा समरूपता वाले जानवर दिखे।
और फिर 65 मिलियन साल पहले एक महाविनाश ने डायनासोर को खत्म कर दिया और यहीं से हम स्तनधारियों यानी मैमल्स के लिए दुनिया पर राज करने का रास्ता खुल गया। और अब एक ऐसी बात जो शायद हैरान कर देगी, हमारे अपने शरीर में सिर्फ 43% कोशिकाएं ही इंसानी हैं, सिर्फ 43%। बाकी सब बैक्टीरिया, वायरस और कवक। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम दूसरे जीव जंतुओं से कितने कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और ये हमें एक और कमाल की चीज दिखाता है कि विकास कोई सीधी लाइन में नहीं चलता। क्या कोई सोच सकता है कि व्हेल और डॉल्फिन के सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार दरियाई घोड़े हैं, या फिर विशाल हाथियों के सबसे करीबी रिश्तेदार हाइरेक्स नाम के छोटे छोटे रोएदार जानवर हैं? ये दिखाता है कि विकास किसी भी दिशा में जा सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे अहम बात पर। विकास कोई अंदाजा या तुक्का नहीं है, ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। असल में थियरी शब्द को हम आम बोलचाल में गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब बात विज्ञान की हो रही हो। विज्ञान में थियरी का मतलब अंदाजा नहीं होता। एक साइंटिफिक थ्योरी एक बहुत मजबूत एक्सप्लेनेशन होती है जिसके पीछे ढेरों सबूत और तथ्य होते हैं। ये कोई कच्चा पक्का आइडिया नहीं है। विकास का सिद्धांत बिल्कुल आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह एक मजबूत, वेल एस्टैब्लिश्ड वैज्ञानिक सच है। और इसके पक्ष में सबूतों का पहाड़ खड़ा है। हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड हैं जो लाखों साल पुराने जीव दिखाते हैं। हमारे पास डीएनए सबूत हैं जो साफ साफ दिखाते हैं कि हम सब एक ही पूर्वज से जुड़े हैं। और तो और हमने अपनी आंखों से कोरोना वायरस जैसे जीवों को तेजी से इवॉल्व होते हुए देखा है। इन्हीं ठोस सबूतों की वजह से दुनिया के 97% वैज्ञानिक विकास को एक सच्चाई, एक फैक्ट मानते हैं। और आखिर में शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीड्स का एक डायलॉग याद आता है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई भी है। विकास हमें यही सिखाता है कि इस धरती पर हर जिंदा चीज, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो या हम इंसान, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही विशाल पुराने जीवन के पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं जो एक ही जड़ से जुड़ी हैं।